बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूट्राइन साइकिल। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि बेसिकली यूट्राइन साइकिल जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पार्ट है। ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल जो है ये दोनों मिल के जो है बनाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेसिकली जो यूट्राइन साइकिल को कंट्रोल कर रही होती है वो क्या कर रही होती है, ओवेरियन साइकिल कर रहा होता है। ओवेरियन साइकिल कंट्रोल करता है। ओवेरियन साइकिल की 3 फेजेस थी, हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमारे पास फॉलिकुलर फेज़ थी। इस फॉलिकुलर फेज़ के अंदर क्या था, सबसे जो डोमिनेंट चीज़ हो रही थी वो था एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा था। और ये क्या हो रहा था, ये डे 1 से लेके डे 14 के दरमियान में हो रहा था। डे 1 से डे 14 के दरमियान में हो रहा था। नंबर सेकंड जो चीज़ हो रही थी वो क्या थी, वो ओवुलेशन थी जो डे 14 के ऊपर हो रही थी। ठीक है, आइडियली ये याद रखें, आइडियली अगर हम एज्यूम करें कि 28 डेज़ का साइकिल है तो उसके अंदर आइडियली जो है वो ओवुलेशन वो 14th डे के ऊपर होती है। नंबर 3 जो थी वो क्या थी, वो लूटियल फेज़ थी। और लूटियल फेज़ के अंदर क्या चीज़ सिक्रीट हो रही थी, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा था। और वो क्या थी, डे 14 से लेके डे 28 तक। तो ये हमारे पास टोटल ओवेरियन साइकिल का जो है एक लुबे लबाब था। अब इन्हीं फेजेस के हिसाब से यूट्राइन साइकिल के अंदर चेंजेस आनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या है, एस्ट्रोजन है और फॉलिकुलर फेज़ है। जब यूट्राइन साइकिल के अंदर फॉलिकुलर फेज़ चल रही होती है तो उस ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है, उस ड्यूरेशन के अंदर यूट्राइन साइकिल के अंदर क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज़ चल रही होती है। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज़ के अंदर सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज़ होती है। मेंस्ट्रुअल फेज़ जो है बेसिकली एक एक्चुअली है तो प्रोलिफरेटिव फेज़ से अलग, जिसे हम क्या कहते हैं कि 1 से लेके 5 डेज़ तक, कब 1 से लेके 5 डेज़ तक मेंस्ट्रुएशन होती है एवरेज तौर पे। यूजुअली तौर पे 2 दिन जारी रहती है या 3 दिन जारी रहती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल लेयर होती है वो क्या करती है, शेड करती है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये भी पढ़ा था कि ये जो अगर एंडोमेट्रियम है, ठीक है, इसे अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो इसके अंदर बेसिकली 2 लेयर्स हैं जो मेजरली तौर पे, एक बाहर की तरफ बेजल लेयर है और एक अंदर की तरफ जो है वो क्या है, स्पाइरल आर्टरीज है। ठीक है, सॉरी अगर मैं इस वाली लेयर को ये बना रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे इस तरह से बनाना पड़ेगा कि ये अगर बेजल लेयर है तो इसके ऊपर ये क्या है, ये स्पाइरल आर्टरीज है, अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ जो है वो फंक्शनल लेयर है। तो ये बाहर वाली क्या है, बेजल लेयर, और ये वाली क्या है, फंक्शनल लेयर। बेजल लेयर को जो सप्लाई कर रही होती है वो बेजिलर आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, और फंक्शनल लेयर को सप्लाई कर रही होती है स्पाइरल आर्टरी। स्पाइरल आर्टरी इस तरह घूम रही होती हैं दरमियान के अंदर, यूँ। तो क्या होता है कि फर्स्ट फेज़ जो है वो यूट्राइन साइकिल की आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ मेजर चीज़ें जो हो रही होती हैं यूट्रस के अंदर। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है वो ये होती है कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लेयर है ये थिक हो रही होती है। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल की लेयर है वो क्या हो रही होती है, थिक हो रही होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शनल लेयर थी, ये फंक्शनल लेयर अल्टीमेटली ग्रो कर रही होती है। ये फंक्शनल लेयर अल्टीमेटली क्या करती है, ग्रो करती है। और उसके बाद क्या होता है कि यूट्राइन ग्लैंड की ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, अगर मैं साथ साथ लिखता जाऊँ कि सबसे पहले क्या होता है, एंडोमेट्रियम थिकनेड हो रही होती है। ठीक है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। और नंबर 2 इसी के साथ क्या होता है, यूट्राइन ग्लैंड की ग्रोथ हो रही होती है, ग्रोथ ऑफ यूट्राइन ग्लैंड। यूट्राइन ग्लैंड की ग्रोथ के साथ साथ तीसरे नंबर के ऊपर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पाइरल आर्टरीज की ग्रोथ हो रही होती है। स्पाइरल आर्टरीज कौन सी थी, स्पाइरल आर्टरीज वो आर्टरीज है जो विद इन द फंक्शनल लेयर ग्रो कर रही है। याद रखें कि मेंस्ट्रुएशन के अंदर जो है बेसिकली स्पाइरल आर्टरीज की ग्रोथ ही मेन फैक्टर होती है जो कि एंडोमेट्रियम को बढ़ा रही होती है। 4 to 6 टाइम जो है ये इंक्रीज़ कर रही होती है। और याद रखें जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो स्पाइरल आर्टरीज की ग्रोथ और भी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सर्वाइकल जो म्यूकस होता है, सॉरी सर्वाइकल म्यूकस जो होता है ये थिन हो रहा होता है। एक्चुअली में क्या होता है,
यहाँ पर अगर ये सर्विक्स है तो सर्विक्स के अंदर ये लेयर बनी होती है, सर्वाइकल फोल्ड होती है, तो यहाँ पर सर्वाइकल म्यूकस होता है जो एक्चुअल में थिक होता है। इस थिकनेस का मतलब होता है ये बाकी चीज़ों को प्रिवेंट करे। इससे नीचे आपको पता है वजाइना है, तो वजाइना का मीडियम क्या होता है, बेसिकली तौर पे एसिडिक मीडियम होता है वजाइना का, और वजाइना की जो यूजली तौर पे पीएच है वो लेस देन 4.5 होती है। बेसिक मीडियम वजाइना का एसिडिक इस वजह से होता है क्योंकि एक्टी को बेसिलाई जो है वो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं विद इन द वजाइना, जो बेसिकली क्या करते हैं लैक्टिक एसिड और साथ के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो सिक्रिएट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसका मीडियम एसिडिक होता रहता है। ये एसिडिक इस वजह से होता है ताकि किसी किस्म के जो है वो बैक्टीरिया वगैरह या यीस्ट वगैरह या कोई भी चीज़ जो है वो अंदर की तरफ एंटर ना हो सके और इन्फेक्शन क्रिएट ना कर सके। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें, हाँ एक चीज़ यहाँ पे देख लें कि जो स्पर्म का जो है वो मीडियम जो है वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो जैसे ही स्पर्म एंटर होता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स वजाइना के अंदर, तो वजाइना वो के जो वो मीडियम को वो क्या करता है, वो थोड़ा सा उसकी पीएच को इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि थोड़ा सा लेस एसिडिक कर देता है। तो ये जो 4 फेजेस थी ये यूजली तौर के ऊपर ये हमारे पास फेज़ 1 के अंदर एस्ट्रोजन के अंडर कंट्रोल हो रही होती हैं। किसके अंडर कंट्रोल हो रही होती हैं? एस्ट्रोजन के अंडर कंट्रोल होती हैं। जैसे ही एस्ट्रोजन की अमाउंट इंक्रीज होती है ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है, थिकनिंग भी होना शुरू हो जाती है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ ऑफ यूट्राइन ग्लैंड भी, स्पाइरल आर्टरीज की ग्रोथ भी, और सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग भी। ये बेसिकली वो सारी चीज़ें हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं। जो किसके लिए ज़रूरी हैं? फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं। और इसको हम बोलते हैं कि एस्ट्रोजन ने क्या कर दिया, फर्टिलाइजेशन विंडो को ओपन करा दिया। एस्ट्रोजन ने क्या कर दिया, फर्टिलाइजेशन विंडो को ओपन करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास दूसरी फेज़ आई। दूसरी फेज़ कौन सी थी हमारे पास? वो फेज़ थी जब क्या हो रहा है कि ये प्रोजेस्टेरॉन, दूसरी फेज़ के अंदर ओवुलेशन हुई। ओवुलेशन सिर्फ एक दिन के अंदर हुई, उसके अंदर कोई ख़ास वो नहीं है। तो अब प्रोजेस्टेरॉन था तीसरा जो कि नेक्स्ट 14 डे के लिए जारी रहा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ हो रहा है। जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ हो रहा है वो क्या करता है, सबसे पहले एंडोमेट्रियम थिक हो रही है तो इसको मज़ीद ज़्यादा थिक कर देता है। ठीक है, 2 फोल्ड इंक्रीज़ कर देता है इसके अंदर। ग्रोथ ऑफ यूट्राइन ग्लैंड हो रही है उसको भी इंक्रीज़ कर देता है। स्पाइरल आर्टरीज की ग्रोथ हो रही है उसको भी इंक्रीज़ कर देता है। सर्वाइकल म्यूकस यहाँ पे थिन हो रहा था तो इसको क्या कर देता है, दोबारा से ये थिक कर देता है। ठीक है, अल्टीमेटली बेसिकली एस्ट्रोजन का काम होता है कि प्रेगनेंसी से पहले के इन्वायरमेंट के लिए यूट्रस को तैयार करना। एस्ट्रोजन का काम क्या था कि प्रेगनेंसी से पहले की जो चीज़ें हैं वो यूट्रस को तैयार करना। और प्रोजेस्टेरॉन ये एज्यूम करता है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना है यूट्रस को। ठीक है, यानी कि मज़ीद थिकनिंग करनी है, एंडोमेट्रियम की मज़ीद स्पाइरल आर्टरीज की ग्रोथ करनी है, ताकि अल्टीमेटली यूट्रस क्या रहे, यूट्रस रेडी हो जाए उस प्रेगनेंसी को बेयर करने के लिए। ठीक है, तो अगर नहीं होती नेक्स्ट 14 डे के अंदर भी जो है वो नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बेसिकली तो फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ 24 to 48 आवर्स ही होती हैं जिसके दौरान में फर्टिलाइजेशन होती है। याद रखें कि 14th डे के ऊपर एग ओवुलेशन हुई है तो 14th डे पर मैक्सिमम चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के। तो 14th डे से अगर आप 2 दिन पीछे लगा लें और 2 दिन आगे की तरफ लगा लें तो ये बेसिकली 5 दिन होते हैं जब मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, क्योंकि पता नहीं होता कि हो सकता है ओवुलेशन 13th डे पे हो जाए, हो सकता है ओवुलेशन 15th डे के ऊपर हो जाए। तो ये जो है वो 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। इसके अलावा नहीं होंगे। अगर आप 20th डे के ऊपर इंटरकोर्स कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उस वक्त प्रेगनेंसी नहीं होती। ठीक है, तो क्या हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ था कि यूट्रस तैयार हो रही थी बेबी के लिए, और अल्टीमेटली अगर तो बेबी नहीं मिलता उसे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, किसी किस्म की कोई कंसेप्शन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, तो जो सारी अडॉप्टेशंस की थी उसने यूट्रस ने, वो सारी अडॉप्टेशन उसने ख़त्म करनी है। ठीक है, वो सारी अडॉप्टेशंस ख़त्म करनी है क्योंकि उसे एक नया साइकिल शुरू करना है। क्योंकि इन सारी चीज़ों की ग्रोथ जो है वो क्या हो रही थी, आइदर एस्ट्रोजन डिपेंडेंट थी या क्या थी, प्रोजेस्टेरॉन डिपेंडेंट थी। तो क्योंकि अब दोबारा एस्ट्रोजन मज़ीद आएगा, इस तरह तो अगर प्रेगनेंसी ना हो और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनते रहें फिर तो एंडोमेट्रियम बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाए, बहुत हद तक थिक हो जाए और पूरी यूट्राइन कैविटी को ही ये कवर कर ले। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इनका शेड होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जब नया साइकिल आता है 28 डेज़ ख़त्म हो जाते हैं, तो जब नया साइकिल आता है नए साइकिल के अंदर दोबारा से एस्ट्रोजन बनना ओवेरियन फॉलिकुलर फेज़ के अंदर, ओवेरियन जो है वो फॉलिकुलर फेज़ के अंदर दोबारा से एस्ट्रोजन बनना स्टार्ट हो रही होती है शुरू में। तो ये क्या करती है, नीचे से यूट्रस को भी उतनी नहीं मिल रही होती, तो ये क्या करते हैं कि एंडोमेट्रियम इसकी क्या हो जाती है, शेड हो जाती है।
एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी, स्पाइरल आर्टरीज़ की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, रप्चर हो जाएंगी। और उन स्पाइरल आर्टरीज़ के रप्चर होने की वजह से और एंडोमेट्रियम के शेड होने की वजह से क्या होगा, इस यूट्रस के अंदर से क्या होगा कि बेसिकली ब्लीडिंग होगी। वो ब्लीडिंग जो 2 से 3 दिन क्या रहेगी, जारी रहेगी, वो 5 दिन भी जारी रह सकती है, ठीक है। तो वो ब्लीडिंग होगी ताकि सारे का सारे जो भी अडॉप्टेशंस की गई थी प्रेगनेंसी के लिए वो सारे की सारी जो है वो ज़ाया हो जाए। तो इसे बोलते हैं बेसिकली क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अगर हम इसको एक ग्राफ की सूरत के अंदर अगर हम रिप्रेजेंट करना शुरू करें, लेट्स सपोज अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो सबसे पहले ये ग्राफ है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये वाला 0 डे है और ये कौन सा डे है, ये 28th डे है। तो इसके ऊपर हमने बेसिकली एंडोमेट्रियम की ग्रोथ है, इस एक्सिस के ऊपर क्या रखते हैं, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ रखते हैं। तो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कैसे हो रही है, तो आपको पता है क्या हो रहा है कि 1 से लेके 5 डे तक वो क्या हो रही है, एंडोमेट्रियम शेड हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 से लेके 5 डेज तक एंडोमेट्रियम पहले ज़्यादा थी और अब क्या हो रही है, ये सारी की सारी शेड हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, एस्ट्रोजन की अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू हुई, और जैसे ही जैसे एस्ट्रोजन की अमाउंट इंक्रीज़ होना शुरू हुई, ये क्या हुआ, ग्रोथ बढ़ने लगी इसकी, ठीक है। ये पहुंच गया कौन सा, डे 14th, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ बढ़ने लगी। डे 14 के बाद एस्ट्रोजन की अमाउंट तो होगी ख़त्म, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होना शुरू हुआ। तो प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया, इस लेवल को स्टेबलाइज किया, थोड़ा सा ऊपर लेके गया और इसको क्या कर दिया, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को, इस चीज़ को, हर चीज़ को स्टेबलाइज किया ताकि ये सिक्रीट ना हो। और अल्टीमेटली जब ये यहाँ पे पहुँची दोबारा से, तो फर्स्ट डे के ऊपर तो इसने क्या होना शुरू कर दिया, सिक्रीट होना शुरू कर दिया। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। सबसे पहली अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो है वो कौन सी लेयर है, सबसे पहली फेज़ जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज़ है। सबसे पहली फेज़ कौन सी है, मेंस्ट्रुअल फेज़ है, जो ये रिप्रेजेंट कर रही है। नंबर 2 हमारे पास पर्पल कलर के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है प्रोलिफरेटिव फेज़, और नंबर 3 पे ब्लू कलर के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि इसको सेक्रेटरी फेज़ के अंदर, ठीक है। याद रखें, सेक्रेटरी फेज़ के अंदर एंडोमेट्रियम सबसे ज़्यादा थिक होती है। सेक्रेटरी फेज़ के अंदर एंडोमेट्रियम सबसे ज़्यादा थिक होती है। सेक्रेटरी फेज़ के अंदर स्पाइरल आर्टरीज़ की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, और सेक्रेटरी फेज़ के अंदर सर्वाइकल म्यूकस दोबारा से थिक हो जाता है ताकि किसी किस्म की कोई भी चीज़ विद इन द यूट्राइन कैविटी जो है वो एंटर ना कर सके। और याद रखें कि यूट्राइन साइकिल के अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, यूट्राइन साइकिल के अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, वो सारी की सारी ओवेरियन साइकिल की वजह से आ रही हैं, ठीक है। अगर ओवेरियन साइकिल सही काम कर रहा है तो यूट्राइन साइकिल भी ठीक से काम करेगा। अगर ओवेरियन साइकिल के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली यूट्राइन साइकिल को भी प्रॉब्लम्स होंगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।